दोस्तों नमस्कार। मैं परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक और एनबीएफसी जो हैं इनकी पेनल्टियों के ऊपर। आप जब बैंक से लोन लेते हैं तो आपका जो लोन की ईएमआई होती है वो नेच या ईसीएस के द्वारा काटी जाती है। तो दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है, अगर आपके पास पैसे हों तो समय से ईएमआई को भरें, ताकि आप जो एक्स्ट्रा पेनल्टियाँ बहुत सारी लगती हैं आपके ऊपर, आप उनसे बच सकें। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी नेच का ज़माना चल रहा है, ईसीएस का ज़माना चल रहा है, और ये ईसीएस और नेच लगाने की जो पावर है बैंक या एनबीएफसी कंपनी को, वो कस्टमर ही देता है। क्योंकि नेच को ये ऑनलाइन लगा लेते हैं आपके डेबिट कार्ड से, कार्ड के द्वारा, और ईसीएस में आप साइन कर देते हैं तो उस पर साइन करने के बाद आपको ईसीएस लग जाता है। तो आपने ही इनको अधिकार दिए हैं कि हमारे अकाउंट से आप नेच या ईसीएस लगा सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 2007 में ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई ईसीएस, तो इसमें भी एक चेक बाउंस जैसा ही एक मुकदमा चल सकता है कोर्ट से आपके ऊपर। चलो आज हम उस बात को नहीं करेंगे, आज बात दूसरी करनी है। आज बात करनी है हमको पेनल्टी के ऊपर। दोस्तों जब आपका नेच बाउंस होता है या ईसीएस बाउंस होता है, तो जिस बैंक, माना आपने लोन लिया एचडीएफसी बैंक में और आपका खाता है एसबीआई बैंक में, तो आपने सीधी सी बात है एसबीआई बैंक में जो आपका खाता है आपने नेच वहाँ से लगवा दिया और आपकी आज्ञा से ही वो नेच लगा। तो आपने ओटीपी बताया, आपने पूरी फॉर्मेलिटी कराई, तभी नेच लगा। बिना आपकी आज्ञा के नेच या ईसीएस नहीं लगा सकती कोई बैंक। अब उसको लगाने के बाद आप लोगों को पावर दे दी। अब उसके अंदर तो टर्म्स कंडीशन बहुत सारी लिखी होती हैं, उसमें ना आपने पढ़ी वो और ना कुछ। अब होता यह है, जब आप, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, रक्षाबंधन हो, कोई भी बड़ा त्यौहार हो, किसी भी प्रकार का हॉलीडे, चाहे संडे का दिन हो, सेकंड सैटरडे हो, मतलब जिस दिन बैंकें बंद रहती हैं, हॉलीडे होता है जिस दिन, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये ईएमआई उस दिन भी आपकी निकल जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिकल सारा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक से के सिस्टम से ये सब ईसीएस ऑटोमेटिक काट लेता है। और इसमें जब आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है तो वो किसी बैंक में 590 रुपये, किसी बैंक में 690, किसी में 700, इस तरीके के चार्ज आपके ऊपर आपके बैंक से लगते हैं, जिस बैंक में आपने नेच लगाने की इनको पावर दी थी। इतने पैसे उन्होंने काट लिए। उसके बाद जिस बैंक से या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है आपने, 500-700 रुपए की पेनल्टी उसको ईएमआई को वो लगा देंगे। तो एक नेच बाउंस होने का मतलब है दोस्तों कि 1100 या 1200 रुपए का आपके ऊपर जुर्माना लग गया। और ये नेच या ईसीएस बार बार लगा देते हैं, हर लगभग 2 या 3 बार तो हर कंपनी लगाती है, हर बैंक लगाता ही है। तो 2 या 3 बार आपका नेच लग गया अगर महीने के अंदर, तो समझ लो कि 4000 रुपए के आसपास का नुकसान आपका हो गया, 3 या 4 बार नेच लगा तो। और जब तक वो ईएमआई आपने नहीं दी तब तक उसको 2% से लेकर 3% तक का ब्याज वो लग गया आपके ऊपर। तो एक ईएमआई अगर आपने एक महीने भी बाउंस चला दी दोस्तों, तो मेरा आइडिया है कि रुपये 5000 का नुकसान आपने अपना कम से कम कर लिया। तो अगर ऐसा कभी ना करें कि आपको मालूम है कि आपके पास घर में कैश रखा है, आपके पास 10-20-50 हजार रुपये कैश घर में रखे हैं और आपकी ईएमआई निकलनी है, तो संडे का दिन उस दिन पड़ रहा है, तो उस ईएमआई को आप शुक्रवार को डाल दें, बैंक खुला है तो, या शनिवार को बैंक खुला तो डाल दें। तो संडे का दिन तो छुट्टी का होता है और आपकी ईएमआई उस दिन कट जाएगी और आप फिर के ऊपर लगेगी फिर एक मोटी पेनल्टी। और ऐसे दोस्तों चेक का भी है, अगर आपने किसी को चेक दिया है और चेक बाउंस हो गया तो उसमें भी 600-700 रुपए की पेनल्टी है, किसी किसी बैंक में तो 1100-1100 तक की पेनल्टी भी है। तो कई चेक इस तरीके के भी होते हैं जिसमें आपको आपके खाते में से ही भी पैसा कटेगा और जिस पार्टी को आपने चेक दिया उसके खाते में से ही पैसा कटेगा बाउंसिंग का, तो वो भी आपसे पैसा मांग सकता है कि भाई मेरे 590 रुपए या 690 रुपए कट गए हैं मेरे खाते से तुम्हारा चेक बाउंस होने के चक्कर में। तो उसमें भी आपको एक चेक बाउंस में 1100 रुपए का नुकसान आपको हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात को अच्छी तरीके से समझ लें, बैंक वाले भी समझ लें इन बातों को, कि जिस प्रकार से लगातार जो चार्ज हैं वो बैंक वाले बढ़ाते चले जा रहे हैं,
NEFT के चार्ज हो, चाहे RTGS के हो, चाहे IMPS के हो, अब तो गूगल पे, फोन पे पर भी चार्ज लगने लगे हैं। तो अगर अब तो यहाँ तक कि अगर आपने फास्टैग रिचार्ज करा क्रेडिट कार्ड से या किसी अदर एक्सटर्नल साइट से, तो उसमें भी आपका पैसा कटेगा। तो इतनी जगह मतलब दिक्कतें हैं। और SMS का चार्ज अलग कटेगा आपका, और CC लिमिट वालों जो अकाउंट होते हैं उनमें तो ये दुनिया भर के फोलियो चार्ज और ये गोदाम एक्सपेंसेस चार्ज, सर्विस चार्ज, उसकी ब्याज, पता नहीं क्या क्या काट कूट के उसको, अगर 1% पे लिमिट आपको दे रखी है तो 1.25% का खर्चा महीने का आपका बैठ जाने वाला है। तो इतने चार्ज बैंक लगाए चले जा रहे हैं। ATM का चार्ज अलग है, SMS अलर्ट चार्ज अलग हैं, और 5-10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए तक के मेंटेन करने वाले अकाउंट अलग है। उससे कम में आपका बैलेंस रहा तो उसका नॉन मेंटेन चार्ज लग जाएगा आपके ऊपर विद GST। तो किसी बैंक में 750 रुपये लगेगा महीने का, किसी बैंक में तो 1500 भी है, किसी बैंक में 600। अपने बैंक की क्वालिटी के हिसाब से ये सब चीजें हैं। तो मेरा दोस्तों कहना आपसे यह है, अगर आप ज़्यादा आपका वो नहीं है टर्नओवर, या आप ज़्यादा पैसे वाले आदमी नहीं हैं, तो आप सरकारी बैंक में खाता खुलवाएं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 0 बैलेंस से खाता खुल रहा है। सरकारी बैंकों में खाते आपको 1000 रुपये से भी खुल जाएंगे और क्या 0 बैलेंस से भी खुल जाएंगे। तो इन बैंकों में आपके ऊपर चार्ज नहीं लगेंगे जो दोस्तों ज़्यादा, जिससे कि आप नुकसान से बचोगे। इनके बाउंसिंग चार्ज भी कम होते हैं और इनमें और भी चार्जेस कम है। जैसा भी ये हमारे बड़े बड़े बैंक हैं, HDFC, ICICI, प्राइवेट बैंक है, खासकर मैं बोलूँगा, बड़े नहीं, प्राइवेट, बड़े तो सरकारी बैंक भी होते हैं। अब ये एक्सिस बैंक हो गया आपका, IDFC फर्स्ट बैंक है, सिटी बैंक है, बहुत सारे बड़े बड़े बैंक हैं। इनके बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं दोस्तों। तो इनमें किसी प्रकार के किसी बातों में आके, जैसे कई बार ये लोग आते हैं अकाउंट ओपन करने वाले, तो उनके टारगेट होते हैं कि हमारे को अकाउंट ओपन करना ही है। किसी यार दोस्त ने कह दिया यार करवा ले, मेरा दोस्त है, इसकी नौकरी चली जाएगी, अकाउंट कराओ, 2 अकाउंट कम हो रहे हैं। तो ऐसे किसी की बातों में आके अकाउंट ना खुलवाएं, क्योंकि आप तो एक बार अकाउंट खुलवा लोगे उसमें। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, एक बार एक दिन मेरा 1 लाख रुपए का ICICI बैंक में अकाउंट खोल दिया, पर डे उसमें 1 लाख रुपए पड़े ही रहने चाहिए। अब मुझे इस बात का उसने बताया नहीं, साइन करा के ले गया। अब मैंने तो उसमें 10-20 हज़ार पड़े छोड़ दिया ऐसे ही। अब उसमें जब मेरे महीने के पैसे उड़ने शुरू हुए तब मुझे पता लगा कि 1 लाख रुपए से मेंटेन वाला अकाउंट है ये। और उस अकाउंट की मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ दोस्ती आ रही, मैंने खुलवा लिया और मेरा उसमें नुकसान हो गया कम से कम 8-10 हज़ार का। फिर मैंने उस बंदे से काफी कलेश ने खाता खोला था, ICICI बैंक उद्धवपुर में, उसका नाम भी बताओ, कमल नाम है उसका। उसने मेरा खाता खोल दिया था, जिससे मेरा फिर बाद में हालांकि कुछ पैसे रिफंडेबल हुए, लेकिन फिर भी पूरे पैसे हो नहीं पाए। अभी वो खाते मैंने लगभग क्लोज ही कर दिए, मैं लेन देन नहीं करता हूँ। तो ज़्यादा खाते दोस्तों खुलवाने का कोई फायदा नहीं होता है। अपने 1 या 2 खाते ही रखें, और आपका अगर आप करंट अकाउंट खोलते हैं तो वो भी 1 या 2 रखें, ज़्यादा ना रखें। मतलब हर बैंक में खाता ना रखें। और प्राइवेट बैंकों में खाता तभी खोलें, मैं ये नहीं कह रहा प्राइवेट बैंक अच्छे नहीं है, सुविधा अच्छी नहीं है, इनमें सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन ये आम आदमी के लिए नहीं बने हैं। ये जो बड़े लोग हैं, जिनकी जो 25-30 हज़ार रुपये, जिनके बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो जिनका लेन देन बहुत है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, ये उनके लिए हैं। वो लोग इनमें खाता खोलेगा। आम आदमी इन बैंकों में खाता ना खोले, क्योंकि वो इन बैंकों में खाता खोलेगा तो उसको इतना पैसा उसमें रख नहीं पाएगा, फिर उसके ऊपर पेनल्टियाँ लगेंगी दोस्तों। अब ICICI बैंक ने सिस्टम भी चेंज कर दिया है, 25 हज़ार से के आसपास खाता वहाँ खुल रहा है, इतना पैसा रखना पड़ेगा। तो बड़े बैंक हैं ये। अब जो शहर सिटी के अंदर बैंक हैं, बड़े शहरों में आते हैं, जो मेट्रो शहरों में, वहाँ फिर महंगे खाते खुलते हैं। तो मेरा आपसे ये एक आपको सीख है, मैं बता रहा हूँ जो आपको, कि आप सरकारी बैंक में सबसे बढ़िया, कोई सारी सुविधाएं सरकारी बैंक में आपको वही मिल जाएंगी, पेटीएम, गूगल पे, फोन में सब चल जाएगा, ऑनलाइन बैंकिंग में सब चल जाएगी। तो फिर उसमें खोलने का फायदा है आपको ना। आपको क्या फायदा है इन बैंकों में खोलने का? इनमें तब खोलें जब आपको मोटा बिजनेस है और बहुत ज्यादा आपको पैसे की इधर उधर करना है, तो इनमें चलो एक अलग मैटर है, नहीं तो आम आदमी को इन बैंकों में फायदा कोई खाता खोलने का फायदा नहीं है। अब आते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम, एक तरीके का है ये। मतलब इसमें जैसे कि जो EMI ऑटोमेटिक कट जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कट जाती है। तो इसमें दोस्तों आपको ये आप जानकर चलें कि दिवाली, होली है या कुछ भी त्योहार है, पैसा अगर आपके पास नहीं है तो बाउंस हो रही है, एक अलग मैटर है। लेकिन पैसा अगर आपके पास है, कई बार ऐसा भी देखा गया, कैश पैसा होता है, कैश पड़ा है घर में 1 लाख रुपया और जमा करना था, नहीं कर पाए, और EMI के चक्कर में बाउंस हो जाती, तो आपके लिए बहुत बड़े नुकसान की चीज़ है। तो उसका बड़ा ध्यान रखें। अब ऐसा नहीं है पहले क्या चेक दे दिया किसी को हमने किस्त के लिए, तो चेक जैसे छुट्टी पीछे पड़ गई तो वो 1 दिन बीच में गैप मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चेक की क्लियरेंस बहुत जल्दी होती है, बहुत ही जल्दी समय से निकल जाती है।
ये चीज है, क्योंकि इसमें कोई चेक, कोई फिजिकली काम तो होना नहीं हो, तो उन्होंने फीड कर दिया उसके अंदर, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑटोमेटिक काम कर रहा है, उसको क्लियरेंस कर रहा है पैसे को आपके, तो वो क्लियरेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको छुट्टी में हो जाएगा क्लियर पैसा आपके खाते से। तो उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसमें कोई मैनुअल या कोई इंसान का करने का काम नहीं है, बस एक बार जब उन्होंने नेट वो सब फिट कर दिया, उसी टाइम इंसान का करने का काम है। उसके बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिक सिस्टम उठाएगा उसी डेट में आपका पैसा। बाई चांस वाली बात है, सर्वर डाउन है, कुछ डाउन हो, एक आध दिन का बहुत किस्मत वाला है उसको समय मिल जाए, नहीं तो असंभव है। वो जिस डेट में नेट लग गया उस डेट में वो पैसा निकलना ही निकलना है खाते से, कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती, सिर्फ भगवान के अलावा, बाकी उसमें वो निकलना ही निकलना है। या कोई फॉल्ट आ जाए सर्वर में, कुछ हो जाए एक आध दिन के लिए, तो बाई चांस वाले ऐसे चांस बहुत कम होते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें आप। अगर EMI आपकी निकलनी हो तो उसको बिल्कुल समय से जमा करा दें, पैसा है आपके पास तो, और उसको बाउंस ना कराएं। बाकी मैं बैंकों से, NBFC से कहूँ, सरकार से भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे चार्ज बढ़ गए हैं बैंकों के, बहुत पैसा ये लोग काट रहे हैं। इतना कैश जमा करो 2 लाख रुपए से ऊपर तो कैश हैंडल चार्ज निकालो तो दिक्कत, मतलब बहुत कुछ ना खर्चा बढ़ गया है। इनकम तो बढ़ नहीं रही आदमी की, खर्चे बढ़े चले जा रहे हैं, और ये बैंकों के जो खर्चे हैं बहुत बढ़ गए हैं। अब इसको एक आम व्यापारी तो क्या करे, आप बताओ। अब कुछ बड़े लोग, विजय माल्या, नीरज मोदी जैसे लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अभी सनी देओल साहब का लगभग 55 करोड़ रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा से उनका डिफॉल्ट हुआ और उनका लोन माफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, या जो भी करा। कुल मिला के अभी आम आदमी को, हम किसी को इस बात के बारे में पता नहीं है कि वो जमा हुआ या माफ हुआ, ठीक है ना। सुभाष चंद्राजी जी न्यूज के मालिक, उनको 48,000 करोड़ मानी इस तरीके से कुछ मोटी अमाउंट थी काफी, वो अमाउंट उन्होंने बहुत मोटी छूट दे दी, 1500 करोड़ रुपए जमा करा दो, बाकी सब छोड़ दिया, और ये प्रॉपर्टी रिलीज कर दी। तो इन बड़े बड़े लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, और जो ये लोग बैंकों को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो उसकी जो पूर्ति है, तो क्या एक आम आदमी से करोगे क्या? उसका RTGX बढ़ा के, NEFT का बढ़ा के, IMPS चार्ज बढ़ा के, इस तरीके के चार्जेस बढ़ा के उन लोगों के पैसे भरने के लिए हम सब बैठे हैं। विजय माल्या तो भाग गया 9,000 करोड़ लेके, अब उसका पैसा हम भरते रहे जिंदगी भर। मतलब आदमी के पास अपने खर्चे नहीं भरे जा रहे हैं, वो दूसरे के भी भरेगा। मुझे बताओ आप, आम आदमी, आम व्यापारी खुद परेशानी में है, ऊपर से आए दिन बैंकों की ब्याजें बढ़ रही हैं, लिमिटों की ब्याजें बढ़ रही हैं, हाउसिंग लोन महंगा हो रहा है, हर ब्याज महंगी होती चली आ रही है, और इस ब्याज का महंगा होने का यही कारण है, NPA बढ़ रहे हैं, और जो बड़े बड़े लोग हैं हजारों करोड़ के लोन तो वही लोग लेते हैं, आम आदमी को तो कोई 1-2 करोड़ का लोन भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इन लोगों को जो सुविधा सरकार देती है, तो वो सुविधा दे, मना नहीं है, हमें इस बात से ऑब्जेक्शन नहीं है। सुभाष चंद्रा जी जो जी के मालिक हैं, उनको क्यों इतनी छूट दे दी गई पैसे में, उनको इतना बड़ा मोटा डिस्काउंट क्यों दिया गया, उनके लोन को राइट ऑफ क्यों करा गया, और उनको की प्रॉपर्टी रिलीज कर दी गई। सन्नी देओल साहब का चलो 50-60 करोड़ का था, तो उतना बड़ा अमाउंट नहीं था, बैंक के हिसाब से वैसे बहुत बड़ा अमाउंट है, तो वो भी उनको क्यों छोड़ा, या क्या जो भी हुआ उनके साथ, हमें उससे मतलब नहीं है, कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। परंतु सवाल यह उठता है, वो सुविधाएं एक गरीब और एक आम व्यापारी को क्यों नहीं मिलती हैं? उनका तो 2 लाख का कोई ट्रैक्टर भी होगा तो उसको भी आप लोग खींच कर चल देंगे लेकर के, गाड़ी की 2 EMI किसी की टूट गई तो उसको भी लेके चल देंगे खींच करके। तो कुछ सुविधाएं एक आम आदमी के लिए सरकार दे। आम आदमी का कितना लोन है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, बस 2 करोड़, इससे ऊपर तो मुझे लगता नहीं है एक आम व्यापारी का लोन होगा कोई, जल्दी से ज्यादातर। तो उनके साथ में इस तरीके की सुविधाएं उनको नहीं दी जाती हैं, और जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग हैं उनको बहुत सुविधाएं दी जाती हैं। तो सरकार, जब वो लोग, उनको सुविधाएं दी जाती है, उनको लोन राइट ऑफ करे जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है पैसा, तो फिर वो पैसा, मुझे लगता है ये बैंक और सरकार जो है सारे खर्चे बढ़ाती है फिर बैंकों में, कि इसके चार्ज लगा दो, ब्याजें बढ़ा दो, ये सब बढ़ा के फिर वो पैसा पूरा करा जाता है। तो जिसका कोई दोष नहीं है उसके ऊपर पैसा पूरा करने की जिम्मेदारी आ जाती है। तो मेरा सरकार से ये कहना है, इन चीज़ों पे रोक लगाए, और जो सुविधाएं एक बड़े लोगों को मिलती हैं वो एक आम आदमी को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़ा आम आदमी भी इस देश का नागरिक है, वो भी सरकार को बनाने में मदद करता है, और खासकर MSME में जो व्यापारी है उसको तो सुविधा मिलना बहुत ही जरूरी है, किसी को मिले या ना मिले, व्यापारी वर्ग को सुविधा मिलना बहुत जरूरी है। अभी पिछले काफी सालों का आंकड़ा है, इतनी खुदकुशी किसानों ने नहीं करी है, उससे ज्यादा खुदकुशी व्यापारियों ने करी है, इस बात को सरकार भी जानती है, और ये आंकड़े सरकार के पास हैं, ऐसा नहीं है।
तो आप पूरी डिटेल में बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये बात सत्य है एकदम से जो मैंने बताई है अभी, और इसमें कोई झूठ नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो जनहित में है, आम आदमी को अपने अधिकार मालूम होने चाहिए कि आम आदमी की तो एक EMI बाउंस हो जाती है तो उसके पीछे ये बैंक और NBFC कंपनी के जो प्राइवेट तरीके से रिकवरी एजेंट होते हैं, पागल कुत्ते होते हैं ये इनको इनके पीछे लगा देती है। बताओ, तो इनको ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब वीडियो 15 मिनट की हो गई है, मैं कितना इसमें बोलूं, अब इतनी बातें हो जाती हैं कि वीडियो इतनी सोचता हूँ 10 मिनट में वीडियो समाप्त करूंगा, परंतु वीडियो 15 मिनट की हो जाती है, 16 मिनट की हो जाती है, क्योंकि बातें इतनी सारी है ना कि खत्म नहीं हो पाती हैं। अब मैं सोचता बहुत बार कि 2 वीडियो में इन बातों को कवर करूंगा, लेकिन मेरा मन अंदर से तो दुखी हो जाता है कि मैं एक ही वीडियो में फिर सारी बातें कहने लगता हूँ। अब आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखते नहीं होंगे और मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों नमस्ते, इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और किसी के साथ समस्या हो तो वो इस वीडियो को देखेगा। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ दोस्तों और कहूँगा, बिल्कुल इस बात का ध्यान कर लो, किसी प्रकार का गलत कदम नहीं उठाना है, बिल्कुल भी कोई भी किसी प्रकार की खुदकुशी नहीं करनी है। आपके पास पैसा है तो अपना पैसा दे दो, नहीं पैसा है तो मत दो, कोई बात नहीं है, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कहूँगा, है तो दे देना, नहीं है तो मतलब अपनी जान नहीं देनी है आपको। ये नहीं है कि आपने खुदकुशी कर ली या अपने आप को मौत के गले लगा लिया, वो नहीं करना है दोस्तों। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नमस्ते दोस्तों।